बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में ही जो सिलसिला हमने शुरू कर रखा है वो ये है जी कि आपको अपडेट करते हैं शहर की सूरत हाल से। कल स्कूल्स के हवाले से जो फैसला आया, आप सभी लोग उससे बाखूबी आगाह हैं और मेरे ख्याल से मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए ये अच्छा फैसला किया गया है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हमारे अपने घरों में, बहुत सारे पेरेंट्स जो हम देखते हैं कि वो कंसर्न नज़र आते हैं। हालात देखते हुए जब आपको हर रोज़ केसेस बढ़ते हुए नज़र आते हैं तो किसी का भी दिल नहीं करता कि अपने बच्चों को स्कूल भेजे। ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों का ये भी रवैया है कि वो अभी भी मानने को तैयार नहीं है कोरोना है या नहीं है। बाजारों में अगर आप चले जाएं तो आई मस्ट से यहाँ पर ये चीज़ जो है वो मेरे ख्याल से बार बार मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं पर भी SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जाता। फिलहाल गुज़श्ता 24 घंटे के जो फिगर्स मेरे पास हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कोरोना के मुख्तलिफ वार जो हैं वो जारी हैं और शहर लाहौर की हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, जहाँ पर केसेस रोज़ाना बड़ी तादाद में बढ़ रहे हैं। 1184 नए मरीज ऐड हुए हैं और एक ही दिन में 15 अमवात हुई हैं। सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना वायरस के 491 मरीज दाखिल हुए हैं। 86 यानी 86 इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में हैं। 82 मरीज जिनकी हालत तशवीशनाक है और उनको वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। और इतनी तकलीफ दे ये चीज़ है कि अभी हम मेकअप रूम में भी ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे कि बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपने प्यारों का ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाना एक अलहदा बात है, आप आखिरी दीदार भी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दर्दनाक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर देती हैं। तो प्लीज़ प्लीज़ एहतियात कीजिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे, बचा के रखे, हमारे प्यारों को भी इससे महफूज रखे। आगे बढ़ते हैं और शामिल कर लेते हैं आज का पहला सेगमेंट, जान लेते हैं मौसम कैसा रहेगा। हमारे साथ हसनैन मौजूद हैं। हसनैन, बताइए शहर का मौसम कैसा है? जी, शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो शहर का जो मौसम है वो खुश्क और मोतदिल है और ठंडी हवाएं चल रही हैं जो शहर के मौसम को मज़ीद खुशगवार बना रही हैं। इसके साथ साथ जो बादल और सूरज है उनकी आंख मचोली का सिलसिला भी जारी है। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त 20 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत है। आज कम से कम 15 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जा सकेगा। इसके साथ साथ अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो इस वक्त हवा में जो नमी का तनासब है वो तकरीबन 59% है और जो हवा चल रही है वो तकरीबन 18 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। इसके साथ साथ अगर आइंदा के कुछ घंटों और दिनों के मौसम की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा तकरीबन 24 से 48 घंटों में जो शहर का मौसम है वो खुश्क और मोतदिल रहेगा। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हसनैन मौजूद है और शहर का मौसम कैसा है हसनैन ने हमें बताया कि जी शहर के मौसम की क्या सूरत हाल है। कुछ हम नज़र डाल लेते हैं शहर की अहम खबरों की तरफ, शहर की सूरत हाल की तरफ हम बढ़ेंगे। आज की लीड स्टोरी में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। जी पहली खबर है, तालीमी इदारे 11 अप्रैल तक बंद रखने का फैसला, स्कूल मालिकान का फैसला मानने से इनकार। अगली खबर हमारे पास है जी, FIA के छापों के खिलाफ शुगर डीलर्स की हड़ताल, चीनी का बहरान शदीद होने का खदशा। और इसके बाद जी, ग्रिड स्टेशन ओवरलोड, अपग्रेडेशन ना होने से लोड शेडिंग बढ़ेगी। इसके बाद जी, शेनावाला गेट फ्लाईओवर गुलाब देवी अंडरपास के फंड्स जारी ना हुए। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी खबरें जो हमने आपके साथ इससे पहले डिस्कस की हैं। अहम खबर से भी आपको आगाह कर दिया है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर, असाइनमेंट एडिटर आमिर रजा खान मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमिर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चल है आपका? अच्छा है, आजकल तो अच्छा ही है। आजकल अच्छा है, इसकी कोई खास वजह? बाहर मैंने तो हमेशा आपसे कहा है कि मैं जब सुबह सुबह उठ के बेगम को देखता हूँ, फूल देखता हूँ तो मज़ा आता है। तो वो आज भी सुबह उसके साथ मैं गया छत पे, जो गमले उसने कल सेट किए थे फूलों वाले, तो उस पर हम काफ़ी देर डिस्कस करते रहे कि ये वाला फूल है, इसका फूल, मतलब कितनी किस्म के, अल्लाह की शान है। बिल्कुल, अल्लाह की शान है। कुदरती मनाजिर के देख के खुश हो जाते हैं और वाकई आपको नजर आता है कि कुदरत के कितने रंग हैं। हाँ। और हर रंग खूबसूरत। आज मैं सारे रास्ते जब आ रहा था तो मैं यही रंग देखता हुआ आ रहा था। मुझे देख कर बड़ा मज़ा आया कि चाटी की लस्सी की रेडियाँ आ गई। हाँ। कांजी बिक रही है और लोग जो हैं वो खुश हैं, क्योंकि आप अपने इंट्रो में कह रही थी कि लोग एहतियात नहीं करते, तो कोई नहीं करते। पिछली दफ़ा आपने मुझे इतना फोर्स किया
कि मैं संडे बाजार चला गया। मैंने कहा था एहतियात के साथ जाए। संडे बाजार चला गया, सुन लें, संडे बाजार चला गया। आप चले एहतियात क्या करेंगे, वहाँ खवे पे खवा चल रहा था। अभी अब लोगों को शायद ये भी ना पता है कि खवे पे खवा क्या होता है, बट इतना रश था मेरे इलाके में। मैंने पहले पता किया कि संडे बाजार लगता है, क्योंकि मेरे इलाके में फ्राइडे बाजार लगता है, तो साथ वाली एक सोसाइटी है वहाँ संडे बाजार लगता है। सही। वो भी मुझे एक मेरी इंफॉर्मेशन के लिए था कि वहाँ संडे बाजार लगा और वहाँ रश है और वहाँ पे कोई कोरोना SOPs को फॉलो नहीं कर रहा है। आप लाग कर लें, मैं कहता हूँ आप मास्क पहन लें, डबल मास्क पहन लें, आप सैनिटाइजर लगा लें, लेकिन खवातीन इस तरह टूट पड़ती हैं दुकानों के ऊपर, और दुकानदार, वो बच्चे और वो बूढ़े, वो सब वहाँ पे इतना रश था कि मैं अलमान अल हफीज करता हुआ बाहर निकल आया। फिर वो मैंने कहा कि वो तो ऐसे ही शायद आपने अपने प्रोग्राम के लिए मुझे किया था, गुस्सा दिलाया था, तो मैं गुस्सा करके क्यों आ गया यहाँ पे। मेरे मोहल्ले में सब्जी की दुकान है, मेरे मोहल्ले में किराना की दुकान है, मैं वहाँ से चीज़ें लूँ और मैं सुकून से रहूं। मुझे ये जुमा बाजार, इतवार बाजार सूट ही नहीं करते। चलें, आपने ये तो किया कि जाके देख लिया हालात क्या है, लेकिन आई मस्ट से कि जो भी लोग जाते हैं, आमिर भाई, अब हर कोई जो है वो इतनी महंगी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। ऑब्वियसली लोग क्यों इन बाज़ारों का रुख करते हैं, कंपैरेटिवली सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप अपनी एहतियात के साथ जाइए, उस टाइम पे जाइए जब रश जो है वो कम होता है, ताकि आप लोग महफूज रह सकें। आज की पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। तालीमी इदारे जो हैं 11 अप्रैल तक बंद रहेंगे, स्कूल मालिकान का फैसला मानने से इनकार। आमिर भाई, आमना भी स्कूल जाती है, तो मुझे बताइएगा ये जो स्कूल से रिलेटेड फैसले हैं, इनको आप एज ए फादर कैसा देखते हैं? अब ये वक्त आ गया है कि इसको छोड़ दें कि कोरोना है नहीं है, मेरा बच्चा जाता है नहीं जाता है। इन प्राइवेट स्कूल्स का ऑडिट गवर्नमेंट कराए। ये कितनी तनख्वाहें देते हैं, कितना ये कट लगाते हैं, कितनी फीसें लेते हैं और इसके अगेंस्ट क्या फैसिलिटीज फराहम करते हैं, क्या इनके पास बच्चों के खेलने के लिए मैदान मौजूद है, सही कह रहे हैं, क्या इनके पास एक तरबियत याफ्ता स्पोर्ट्स टीचर है, इनके पास फिजिकल एजुकेशन का कोई टीचर मौजूद है, इनके पास जो टीचर्स हैं क्या वो हरफन मौला हैं, किस शोबे में उन्होंने। मैं जानता हूं FA पास उस्तानियों को। अब आप ये ना कह दीजिएगा कि आप उस्तानियों को जानते हैं। मेरी मिसेज भी प्रोफेसर है। मैं वही कह रही हूँ, भाभी अगर देख रही हूँ, हाँ, तो मेरी मिसेज प्रोफेसर है और वो भी मुझे बताती है, मैं भी देखता हूँ FA पास किसी ने BA किया, आधा किया, शादी हो गई, उसके बाद उसको कोई काम ना मिला तो उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया। अभी इनका ऑडिट जो है, फिजिकल ऑडिट और इनका फाइनेंशियल ऑडिट, दोनों ऑडिट जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। ये प्राइवेट मालकान जो हैं ये खुद को कोई बहुत बड़ी बला समझना शुरू हो गए और ये गवर्नमेंट का कोई भी फैसला है, माफिया बन चुके हैं आमिर भाई। ये चले वो माफिया, वो कहते हैं कि जी माफिया ना कहें हमें, मैं नहीं कहता जी आपको माफिया, क्योंकि खुद हुकूमत कहती है माफिया है, खुद हुकूमत कहती है कि हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते मुझे बताएं। नहीं होता ना आमिर भाई, कभी फीसों के मामले पर आपने देखा है, कभी आपने स्कूल बंदिश को लेकर देखा है? चले आप छोड़ दे इस बात को, गवर्नमेंट सिर्फ ये काम करे, इनका फिजिकल और फाइनेंशियल ऑडिट। 5-5 मरले के स्कूल जो हैं, ये 2-2 मरले के स्कूल जो हैं, बड़ी चेंज को छोड़ के, वो बड़ी चेंज जो हैं उनका तो फाइनेंशियल ऑडिट बिल्कुल होना चाहिए। उनका चाहे फिजिकल करते हैं नहीं करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट जरूर करें कि वो अपने टीचर्स के साथ क्या करते हैं। इन स्कूल मालकान ने 75% कट लगाया तनख्वाहों के ऊपर और फीस पर 1 रुपए की रियायत नहीं दी इन्होंने इन छुट्टियों में। आप जाके टीचर से मिले, मैं मिला हूँ और मैंने ये मेरे पास टीचर्स का एक फ़ोन भी आया एक टीचर का, और उसने कहा कि हमारे स्कूल में 65% कट लगाया गया है फीस के तनख्वाह के ऊपर, और फीस की मद में 1 रुपया नहीं आपने छोड़ा। तो फिर आप हर गवर्नमेंट के हुक्म को आप ये कहते हैं कि हम इसको नहीं तस्लीम करते हैं। आप गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज करने वाले कौन होते हैं? बिल्कुल, आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं इस मुल्क में, इस रियासत के अंदर, इस रियासत की तमाम जो चीज़ें हैं उनकी सहूलियात उठाते हुए आप कमाई भी कर रहे हैं और हुकूमत को रोब भी दे रहे हैं, आप धमकी भी देते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि अगर आपने हड़ताल पे जाना है जाएं, लेकिन आप अपना फाइनेंशियल और फिजिकल ऑडिट कराएं। बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आमिर भाई दूसरे पॉइंट पे आ जाएं, जो कि आज की हमारी खबर है। स्कूल बंदिश का ये जो फैसला है, इसको आप कैसे देखते हैं? मौजूदा कोरोना की सूरत हाल से अगर हम इससे रिलेट करें तो मुझे ये लगता है कि अच्छा फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। ईद तक करना चाहिए था। ये चले वो NCOC का अपना फैसला है कि वो 2 हफ्तों के लिए करता है, ये शायद उनकी कोई डिमांड भी है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि अब अगर 11 तक आपने बंद किए तो 13 को रमज़ान है पहला, अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला होगा,
तो आपको ये रमज़ान में भी बंद रखने चाहिए स्कूल, और बच्चों को जो है घरों में रहने का, घरों में एक्टिविटीज़ करने का वो आपको ज़रूर जो है इस्तेमाल करना चाहिए। और पिछले दिनों मैं ख़बर भी देख रहा था कि वो जो लैपटॉप्स बचे पड़े हैं शहबाज शरीफ दौर के, वो पटवारियों को दिए जा रहे हैं, तो वो मेरा ख्याल है वो तालिब इल्मों को दें, टीचर्स को दें, प्राइवेट स्कूल से कहें कि वो ख़रीद कर अपने टीचर्स को दें, ताकि ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बेहतर तरीके से हो सके। और आपने अभी आमना का जिक्र किया था, तो आमना का तो फिजिकल एजुकेशन का जो पीरियड है वो भी ऑनलाइन होता है, यानी वो बाकायदा एक मैट सा है, उसको बिछाकर फिर उसको फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है, और वो सारे बच्चे कर रहे होते हैं। तो बड़ा दिलचस्प मंजर होता है कि वहाँ पे वो काम भी जो है बच्चों को हेल्दी रखने का काम भी जो है वो भी सिखाया जाता है। एक हफ्ते की मशकें दी जाती हैं, एक हफ्ते में आपने ये करना है, अपनी मशकें देता है, साइंस टीचर अपनी मशकें देता है। तो ये कुछ स्कूलों में तो है, मैंने आपसे पहले कहा, लेकिन सारे स्कूलों का बशमूल आमना के स्कूल के सब स्कूलों का ऑडिट कराएं, और ये जो फैसला है इसको ईद तक लेके जाना चाहिए। रमज़ान में भी आपको जो है बच्चों को एहतियात सिखानी है। कोरोना अभी गया नहीं है, बल्कि इसकी तादाद में इजाफा हुआ, 8.2 आया पूरे मुल्क फिगर, और ये इंतहाई खौफनाक है। ये इंतहाई खौफनाक है। मैंने अभी जैसे इंट्रो में भी जिक्र किया कि अभी हम बैठ के यही डिस्कशन शो से पहले कर रहे थे कि खुदा न खास्ता जिन लोगों के अपने बिछड़े हैं, इस कदर खौफनाक वो भी मनाजिर होते हैं कि आप अपने को ही किसी को देख नहीं पा रहे होते। तो ये अंदाज़ा करना जो है, सोच के भी एकदम से ना आपकी रूह कांप जाती है कि क्या मंजर होगा। मैंने तो वो मनाजर देखे हैं जी, और मुझे आज भी खौफ आता है। मैं जब PKLI से फारिग हो रहा था, तकरीबन आज से 1 साल पहले की बात, तो मेरा घर से कपड़े आए थे जो मेरे वहाँ पे मौजूद मैं पहनता था 21 दिन के लिए, वो सारे के सारे उन्होंने वहाँ रख लिए। मास भाई एक कुरान पाक के जो कि मैंने नहीं दिया था, तो वो मैं बाकी सारी चीज़ें छोड़ के आया था। दुनिया से भी चले जाना है ये सब चीज़ें छोड़ के, और जो प्यारे वहाँ से हमारे साथ जो थे वो जो लोग रुखसत हुए, तो डेड बॉडीज़ तक नहीं दी गई थी उस वक्त। तो आपको पता है कि इस तरह के SOPs थे कि आपको डेड बॉडी नहीं दी जाती थी, और उसको बहुत ही सख्त प्रोटोकॉल के अंदर। तो हमने हॉस्पिटल से बाहर खड़े लोगों को रोते देखा है, अपने प्यारों को वो दीदार नहीं कर पाए थे। आपने जब जिक्र किया तो मुझे वो सारे मनाजर जो हैं मेरे सामने जैसे एक फिल्म की तरह चल गए। तो मुझे अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला हमारे प्यारों को महफूज रखे। लेकिन प्लीज़ इस खबर को वाइंड अप मैं इस तरह से करूंगी कि प्लीज़ एहतियात कीजिए, एहतियात के अलावा इसका हल कोई नहीं है। अगली खबर की तरफ बढ़ना है हमने। ब्रेक के बाद खबर यह है जी, FIA के छापों के खिलाफ शुगर डीलर्स की हड़ताल, चीनी का बहरान शदीद होने का खदशा। वो फिलहाल अभी ये सिचुएशन है, कहीं से चीनी महंगी मिल रही है और कहीं पर अभी भी नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोगों की शिकायत भी आती हैं, लेकिन ये बहरान के बाद की सूरत हाल क्या हो सकती है, इस पर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और खबर यह है जी, FIA के छापों के खिलाफ शुगर डीलर्स जो हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। चीनी का बहरान शदीद होने का खदशा है। FIA की जानिब से ये जो छापे मारे जा रहे हैं, सबसे पहले मैं जान लेती हूँ आमिर भाई इसका जवाब क्या। आप मुस्कुरा रहे हैं छापे सीरियसली? मेरे ना मतलब चीनी का बहरान पैदा हो रहा है। कुछ अर्सा पहले ना मेरे घर में रात को 2:30 बजे के करीब ना जोर जोर से लोहे का दरवाजा जो था ना उसको नॉक किया गया। 2:30 बजे का टाइम था, तो हड़बड़ा के उठ पड़े, परेशान हो गए। बाहर गया तो बाहर पुलिस वाले थे। अच्छा। उस वक्त मैं किराए के घर पे था, अभी तो माशाल्लाह अपने घर पे हूँ, लेकिन वो उसने कहा जी कि आप अपने कागज़ चेक कराएं ना। तो मुझे ना वो नींद में था, मैंने कहा आप अपने कागज़ चेक कराएं। कहता जी, मैं कहा तुसी कौन हो भाई, किस तरह तो आए हो, तुसी इत्थे ना छापा मारन आए हो, कागज़ चेक कराओ। कहता जी वो साडे ASI साहब बैठे ने गड्डी दे विच। वो ऐसे नूं मैं इस तरह इशारा किया, मैं कहा इधर आ। कहता मैं नहीं आना। अच्छा, मैं कह इधर आ। यस यस। मैं कह इधर आ, तू मेरे कागज़ देखने ने इधर आया ना, मेरे करीब आएगा। देखें, मेरे दिल में ना चोर था ना मेरे दिल में खौफ था, तो मैं उसको इशारा कर रहा था कि तू मेरे पास आ, क्या चाहिए तुम्हें। तो वो फिर बगैर कुछ पूछे चले गए। दिल में चोर है इन शुगर माफिया डीलर्स के, जो भी आपने इनको कहा, ये इनके दिल में चोर है। इनके गोदामों में चोरी की चीनी है जो कौम से छुपा कर होर्डिंग या जहीरानंदोजी की गई है, जिसकी सजा इनको अल्लाह ताला भी देगा। और आजकल ये सट्टाबाजी वाला अमल जो है वो बड़ा शुरू हुआ है। ये सट्टाबाजी आज से नहीं है, ये दालों पे सट्टा, ये खल बनोला पे सट्टा। मैं आपको बताऊंगा खल बनोला क्या, अब मैं लफ्ज ऐसे बोलता हूँ। हाँ, चीनी पे सट्टा, ये सब पे सट्टा खेला जाता है। अकबरी मंडी इसका गढ़ है, और यहाँ पर सट्टे का काम इस तरह से किया जाता है कि डीलर्स आपस में मिलते हैं और फिर उसके बाद वो 1 रुपए में सारी चीनी उठाते हैं या सारी गंदम उठाते हैं। 1 रुपए के बाद
वही गंदम अब वो गोदाम में पड़ी है, वो कहीं नहीं है। सट्टा खेलना शुरू करते हैं ये आपस में, और वो कहते हैं कि जितने पैसे मेरे लग गए, इतने पैसे तेरे लग गए। और इसी तरह सोने पे सट्टा होता है, इसी तरह पे ये जो हमारी अजनास हैं उन पर सट्टा खेला जाता है। और अच्छा, एट द अब ये एंड चीज तो आपने बता दी, ये सट्टा किस तरह से खेला जाता है, आम सारिफीन पर ये तमाम सिचुएशन जो है कैसे असरअंदाज होती है, आमिर भाई ये भी बता दें। मैं ये बताता हूँ, ये FIA ने जो कार्रवाई की, इसमें इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप पकड़ा है और उसको एक शख्स चलाता था। वो इन सारों जो बड़ी आप समझे कि शुगर मिलें हैं उनका एजेंट था, और वो कीमत को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बढ़ाता था। अब आप कहते जी एक्स फैक्ट्री रेट मिल मुझे जो है वो तो 71 रुपये में आया है, तो मैं 72 में बेचूंगा या 73 में बेचूंगा। फिर वो व्हाट्सएप पे मैसेज आता था कि आप इसको अभी होल्ड करें, यानी अभी आप रोकें इसको, ताकि आप रोकेंगे तो हमें कीमत बढ़ाने का मौका मिलेगा और उसको एक कंज्यूमर को मिलता है। ये 70 रुपये से चलकर 90 रुपये तक गया। 20 रुपये की ये होल्डिंग है, और इसके अंदर ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं जो इस हुकूमत से भी रिलेटेड थे, जो पिछली हुकूमत से भी रिलेटेड है। और ये मैं इनको किसी हुकूमत से रिलेट करने के बजाय ये सारे सरमायादार हैं, और इनके आगे करिंदे जो हैं वो ये डीलर हैं जो कह रहे हैं कि जी छापे क्यों मारे जा रहे हैं। छापा मारा जाएगा, आपको पकड़ा जाएगा, लोगों को आपको दिखाया जाएगा कि आप किस तरह से होल्डिंग करते हैं। आप तो वो कौम हैं कि एक दफ़ा मुझे याद है जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में मलेशिया का कपड़ा जो था वो भी होल्डिंग में चला गया था। अच्छा। वो बहुत महंगा हो गया था, और लोगों ने वो जो है नारे इजाद कर लिए थे सियासी गवर्नमेंट के खिलाफ। तो इसी तरह से एक्शन हुआ था, और उसके बाद लोगों से वो कपड़ा निकाल कर आम आवाम तक जो है वो पहुंचाया गया था। मैं ये कहता हूं कि इनको जहां मौका मिले, अल्लाह तौबा इनके पास तो अगर हवा का कंट्रोल होता तो ये हवा भी रोक लेते। सही कह रहे हैं। अच्छा आमिर भाई, अब जो चीनी का बहरान पैदा हो जाता है, अब जिस तरह हड़ताल कर दी गई है, हमारी आम मार्केट जो दुकानें हैं मुख्तलिफ इलाकों में, वहां तक अगर सप्लाई नहीं होती, ऑब्वियसली फिर एक किल्लत आ जाएगी और वो बहरान किसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हुकूमत। हुकूमत की स्मर्ज की दुआ है, हुकूमत की स्मर्ज की दुआ है, और हुकूमत ने बिल्कुल ठीक एक्शन किया है। मैं ये अप्रिशिएट करना चाहूंगा इस गवर्नमेंट को कि उसने FIA के जरिए ये सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया, और रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म तक चली गई। और इससे पहले हुकूमतें जो हैं वो इस पर पर्दापोशी करती रही हैं। पहली मर्तबा ये एक्शन होने जा रहा है। मैं कोई PTI का नुमाइंदा या मैं उसका सपोर्टर नहीं हूँ, लेकिन शुगर मिल्स के खिलाफ जो उनकी कार्रवाई है, अगर इस पर अमल दरामद होता है इस रिपोर्ट के ऊपर, और वो जो बड़े नाम हैं उनके गिर्द घेरा तंग किया जाता है, मैं कहता हूँ रियासत की चीज़ें हैं। ये जो चीनी है, ये जो अजनास हैं, ये रियासत की प्रोडक्ट हैं। तो रियासत की प्रोडक्ट पर कोई आप होल्डिंग नहीं कर सकते हैं। अगर ये हड़ताल करते हैं तो इनके गोदामों के ताले तोड़कर हुकूमत को चाहिए कि वो चीनी बाहर निकाले और यूटिलिटी स्टोर्स पर रखकर बेच दे। क्या करेंगे ये लोग? बिल्कुल किस तरह की ये बगावत करते हैं। ये पहले स्कूल मालिकान का आपने बात कि वो जी हुकूमत का हम कहा नहीं मानते हैं, इसके बाद ये शुगर मिल्स वाले आ जाएंगे, फिर कोई और आ जाएगा, फिर मेडिसिन वाले आ जाएंगे। तो क्या ये माफियाज की हुकूमत यहाँ पर चलेगी, या कोई हुकूमती रिट या कोई रियासत की रिट भी है? हुकूमत की और रियासत की रिट जो है उसको कायम करने का बेहतरीन मौका है। जो हड़ताल करता है, जो स्ट्राइक करता है, उसके खिलाफ हुकूमत जो है एक्शन करे। और भरपूर एक्शन हड़ताल और स्ट्राइक का जिक्र कर दिया। शहर लाहौर इस वक्त हड़तालों का, एहतजाजों का, धरनों का मरकज बना है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके असरात क्या हैं वो भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो हमने ब्रेक से बाद आके खबर डिस्कस करनी है वो ये है जी, ग्रिड स्टेशन ओवरलोड, अपग्रेडेशन ना होने से लोड शेडिंग बढ़ेगी। अभी हम डिस्कस कर रहे थे हमारे इलाकों में कब कब लाइट जाती है, अब ज्यादा होगी। आमिर भाई हम डिटेल में आकर डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। और खबर यह है कि लोड शेडिंग के लिए लाहौरिये तैयार हो जाएं, क्योंकि अपग्रेडेशन नहीं की गई और लोड शेडिंग बढ़ने का खदशा है। ये हम पहले ही कह रहे थे, क्योंकि कंपैरेटिवली हमने देख लिया लोड शेडिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ था। मैं और आमिर भाई डिस्कस कर रहे थे कि हमारे इलाकों में, मेरे इलाके में मंगल के रोज जो है वो लोड शेडिंग होती है, प्लान करके की जाती है, आपको पता होता है। आमिर भाई अपना जुमेरात की, और सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक जो है लाइट जाएगी। इस तरह हमारे कैमरामैन बता रहे थे कि उनके इलाके में भी जाती है, वो भी सुबह से 9 बजे से लेके। तो मेरा ख्याल है ये सिस्टम जो है ये अपग्रेड होने की ज़रूरत थी। ये हीट अप हो जाता है, जो मेरी शायद सिपरा से बात हुई कि पुराना होने के बायस और ओवरलोड होने के बायस नई नई आबादियाँ बनती चली जा रही हैं। ग्रिड स्टेशंस वही हैं, नए ग्रिड स्टेशंस कितने बने, और उनमें जो नई टेक्नोलॉजी है, जो नैनो पावर सिस्टम्स अब तो इंट्रोड्यूस हो गए ट्रांसफार्मर्स के, जो बहुत बड़े ट्रांसफार्मर्स की जगह छोटे ट्रांसफार्मर्स हैं, और वो बिजली की तरसील करते हैं, और वो कूल भी रहते हैं, गर्म नहीं होते हैं। तो वो सिस्टम जो है वो कितनी जगह पे आ गया
अपग्रेडेशन का काम साबका दौरे मुझे हुकूमत में अफसोस शुरू हुआ पता था। किस चीज का है, ये खबर का अगला हिस्सा पढ़ लें। हम लोग तैयार हैं, हम कहते हैं कि चले अगर प्लान करके लोड शेडिंग की जा रही है, बता के की जा रही है, सिस्टम की अपग्रेडेशन है तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है वो ये अजियत भी सह लेंगे। लेकिन लेस्को के तरक्याती और तामीराती कामों के नाम पर घंटों बिजली की बंदिश बेसूद साबित हुई। अब मुझे बता दें क्या है, अब इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम महंगे बिल भी दें, हम लोड शेडिंग का अजाब भी भुगतें, और आप जो अपग्रेडेशन के नाम पर बिजली की बंदिश कर रहे हैं उसका भी कोई फायदा नहीं हो रहा। और नहीं फायदा तो इस नाम पे, अपग्रेडेशन के नाम पे कोई फायदा नहीं होगा। देखें, अगर आप किसी डैम का 10 रुपए डाल सकते हैं ना बिल के अंदर, तो आप सिस्टम अपग्रेडेशन के लिए भी 10 रुपए डाल दें। बिल्कुल, आप बिल के अंदर 10 रुपए डाल दें और उसके पैसों से आप वाकई में अपग्रेडेशन करें। आमिर भाई कोई सिस्टम इंश्योर की। भी तो कराए, फिर वो 10 रुपए उसी मकसद के लिए नहीं, वो इस्तेमाल बुजदार साहब होंगे। कराएंगे। बुजदार साहब ने पहले जितने काम कहे थे सारे के सारे हो रहे हैं ना, आहिस्ता आहिस्ता चले, और उनकी स्पीड, उनको आने में टाइम लगेगा, लेकिन चलो हो रहे हैं। तो इस काम के लिए भी, क्योंकि ये वफाकी गवर्नमेंट के अंडर अदारे हैं, फिर उसके अंदर कंपनीज हैं, फिर कंपनीज जिस तरह से काम करती हैं, मैं ये कहता हूँ तरसीली निज़ाम बेहतर करने के लिए आप बिल के अंदर 10 रुपए डाल दें, लिखें उसके ऊपर, उसका बाकायदा हिसाब हो, उसका ऑडिट हो, वो पैसे चले। मेरे शहर की बारी बाद में आएगी, किसी छोटे शहर की बारी आ जाती है, किसी बड़े शहर की बारी आ जाती है, उसकी आ जाए, किसी को तो फायदा होगा। आप फैसलाबाद का करेंगे, शेखुपुरा गुजरांवाला का करेंगे तो लाहौर का प्रेशर भी कम होएगा, ऐसे ही है। तो आप लाहौर का भी कर लीजिएगा। तो मैं ये कहता हूं कि आप बिजली के बिल के अंदर 10 रुपए शामिल कर दें। सही। आपकी जो नई टेक्नोलॉजी है वो बिजली सेविंग की है, यानी बिजली सेव करती है। आपके यहाँ अभी भी फ्लोरेसेंट बल्ब जो है वो बनता है, बिकता है और चलता है। यूरोप में वो बैन हो गया कि जी ये बिजली बहुत ज्यादा खाता है, 100 वाट का बल्ब जो है वो रोशनी आपको 25% देता है, जबकि उसकी जगह पे जो नई टेक्नोलॉजी है, जो LED लाइट्स हैं, वो आपसे अगर आप उसको 100 वाट का लेंगे तो वो आपको शायद 200 वाट या 300 वाट की रोशनी जो है वो देगा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका तशहीर करनी चाहिए, लोगों को कहना चाहिए कि वो बेहतर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और ख़ुद भी ये जो तरसीली निज़ाम है बिजली का, इसको बेहतर करने के लिए, तारों को बेहतर करने के लिए कुछ नहीं आमिर 10 रुपए नहीं, 10 रुपए डाल देंगे। आप छोड़ दें, मुझे सिर्फ ये पता है कि अब बिजली के बिल जो हैं आपका वो दुगने तिगने आना शुरू हो जाएंगे। मुझे सिर्फ ये पता है, मायूसी गुनाह है। ये जब होगा ना, मैं आपसे तब पूछूंगी कि मेरी प्रेडिक्शन गलत थी कि सही। अगर 10 रुपए डाल देंगे उसके बाद मैं आपको आप बताऊंगा 10 कि रुपए हुआ वो क्या नहीं हुआ। डलवा लें और वो अपना काम करते जाएंगे, हर नहीं। महीने बिजली के बिलों में इजाफा करें। नीलम झेलम डैम बन गया ना, नीलम झेलम प्रोजेक्ट जो है इस पर काम हो गया। 10 रुपए उसके हम देते थे बिल के अंदर, 10 या 20 रुपए जो भी सरचार्ज था, नीलम झेलम सरचार्ज, तो उसके चलिए हम 10 रुपए देने को तैयार हैं, लोड शेडिंग ना हो इस गर्मियों में प्लीज। नहीं, लोड शेडिंग होगी, आमिर भाई आप क्या करें? उसकी अलग कहानी है भाई, ना करें प्लीज। उसकी अलग आप कहानी है। 10 रुपए भी ले रहे हैं, आप महंगे बिल भी दिलवा रहे हैं, आप लोड शेडिंग उसकी भी अलग करा रहे हैं। कहानी है, उसकी अलग कहानी है। और किसी दिन आपने सुननी हो तो फिर मोहम्मद सलाई साहब को बुलाइएगा, क्योंकि वो बताते सही हैं कहा कि कहाँ डैम बनता था, हाँ। जो नहीं बना, और पंजाब कहाँ कहाँ आवाज उठाए, कालाबाग डैम बने, आपकी बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। सही कहा आपने। खैर अभी हमें ब्रेक की तरफ जाना है, जब वापस आएंगे तो कुछ बात होगी लोगों की अजियत की, जो गुज़िश्ता रोज लोग अजियत में मुब्तला रहे। वो लोग अजियत में अलहदा मुब्तला थे जो कि अपने मुतालिबात लिए सड़कों पर आए। शहर लाहौर इस वक्त एहतजाजों का मरकज बना है, कहीं धरना कहीं एहतजाज। ट्रैफिक जाम ने लोगों की जिंदगी अजाब बना दी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। जी, तो शहर लाहौर एहतजाजों का मरकज, हर कोई अपने मुतालिबात के लिए सड़कों पर है। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन धरना दिए हुए, असातिज़ा की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। ग्रैंड हेल्थ अलायंस जो है वो अपने मुतालिबात लेकर सड़कों पर है। आमिर भाई, ये एहतजाज जो है वो होना चाहिए, लेकिन उस एहतजाज की वजह से जो अजियत आम लोगों को पहुंचती है उसका तदारुक कौन करेगा? मुझे कहीं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट नहीं नजर आई, कहीं कोई हुकूमती नुमाइंदा नजर नहीं आया, सिर्फ नजर आए तो लोग बिलबिलाते नजर आए हैं ट्रैफिक के हाथों। वो तो होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो माहौल है, आप जब तक रोड पे नहीं आएंगे आपका एहतजाज जो है वो, उसको एहतजाज समझा नहीं जाएगा। हुकूमत भी नहीं समझती है। हुकूमत ने पिछले दौरे हुकूमत में भी कि आप जी मिंटो पार्क के पास अतीक स्टेडियम हुआ करता था, वहां पे कर लें, नासिर बाग में कर लें, यहाँ पे कर लें, वो आप उसको अहमियत ही नहीं देंगे। दफा 144 जहां पर है वहां पर भी एहतजाज हो रहा है, कैसे? ये दफा 144 जहां पे है, लोग जब एहतजाज करने के लिए निकलते हैं वो दफात नहीं देख रहे होते आपकी कि आप कौन सी दफा लगाएंगे उनके ऊपर। इंतजामिया की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। इंतजामिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर वो रोकेगी आके जबरन। बातचीत करे, अगर वो जबरन रोकेगी तो फिर इंतजामिया देखें। जबरन रोके, कम से कम कोई उनकी दादरसी के लिए तो पहुंचे। क्लर्क्स का एहतजाज किस काम के लिए था? कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए,
तो वो उस पर कंप्रोमाइज क्यों करेंगे? नहीं करेंगे जब तक आप उनको ये श्योरिटी नहीं देंगे कि आपकी तनख्वाह में इजाफा हो जाएगा। असाजा का या आपने अभी ग्रैंड हेल्थ अलायंस वालों का कहा, उनके मुतालबात क्या हैं? उनके मुआशी मुतालबात हैं जो कि मईशत से तल्लक रखते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट को श्योरिटी देना पड़ेगी कि आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। वफाकी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। आम लोग महंगाई पर कब एहतजाज के लिए आते हैं, वो नहीं संभाले जाने। वफाकी गवर्नमेंट ने बढ़ा दी, तनख्वाहें बढ़ा दी, पंजाब गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया, उन्होंने बजट तक रोक ली। अब सरकारी मुलाजिम तो बाहर आएगा। महंगाई की शरह आपके अपने अदाद-ओ-शुमार हुकूमत के, यानी आपसे मुराद हुकूमत है, हुकूमत के अपने अदाद-ओ-शुमार, मुझे ना की, आपसे मुराद नहीं। अच्छा, मुझे आपसे मेरा इख्तिलाफ, आपसे मुराद कोई तो हुकूमती नुमाइंदे देख रहे होते हैं ना प्रोग्राम। आपसे जो लोगों के मुतालबात वो ये हैं कि महंगाई की शरह में आपकी रिपोर्ट के मुताबिक बेपनाह इजाफा हुआ, तनख्वाहों में उस हिसाब से या उस रेशो के साथ, उस औसत के साथ इजाफा नहीं हुआ, जिसकी वजह से लोग सड़कों पे आएंगे तो उनके मुतालबात सुने जाएंगे, नहीं आएंगे तो लोगों को पता भी नहीं है किसी को क्या मुश्किल पेश आ रही है। जहां ट्रैफिक की आपने बात की, हाँ, मैं उसी तरफ आ रही हूँ ना। प्लान बी होता है, आप जो इदारे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिटी ट्रैफिक पुलिस को मुतहरिक होना चाहिए। आपको पूरे शहर में, आपने एप्लीकेशन, रास्ते एप्लीकेशन बनाई, आप एक्टिव हैं, पूरे शहर का निजाम आप देख रहे हैं, सेफ सिटी के कैमरे आपके पास हैं। जब आपको पता है कि शहर में इस तरह से मेन शाहराहों पर एहतजाज चल रहे हैं, आपका कोई प्लान बी फौरन इंप्लीमेंट होता नजर नहीं आता। आपके ट्रैफिक वार्डन्स की तादाद में हमें इजाफा नजर नहीं आता। आप ऐसी कोई प्लान के तहत चीजें नहीं बताते शहरियों की रहनुमाई के लिए कि ऑल्टरनेट वेज लोग इख्तियार कर लें। कभी ऐसा नहीं हुआ, क्यों? नहीं, इस तरह ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इस तरह से प्लान शहर भी नहीं है हमारा, जिसमें प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हो। जैसे बाहर की दुनिया में प्लान शहर हैं। हमने जो प्लानिंग की, टाउन प्लानिंग की, वो पैसे लेकर की और पैसे लेकर लोगों को इजाज़त दी। जहाँ जिसका दिल चाहा उसने, चाहे शामलाट थी, चाहे गवर्नमेंट की जगह थी, किसी दूसरी रियासत की जगह थी, वहाँ पर उसने अपने कमर्शियल प्लाजे और अपने हिसाब से रोड्स बना ली। ये प्लान जो आप प्लान बी और प्लान सी कहते हैं, ये उन इलाकों, उन शहरों के लिए है जो बाकायदा प्लान, जैसे इस्लामाबाद है, वहाँ पर आप जहाँ मर्जी 168 दिन धरना दिया था शायद पीटीआई ने रोड्स को, तो पता भी नहीं था। ऐसे आमिर भाई, एक वीडियो हमारे पास है, ट्रैफिक से सताए शहरी का क्या कहना है, आपको दिखा देते हैं। मोड़ है लाहौर का जो सबसे बड़ा रास्ता, आप देखें यहाँ पे कोई इशारा बंद नहीं है, इशारा खुला हुआ है। और ये अभी मैं आपको इशारा भी दिखाऊंगा, ये तो अभी बैक साइड है, इसकी बहुत लंबी लाइन है जो बिला नागा यहाँ पे ट्रैफिक जाम रहती है। लास्ट ईयर यहाँ पे नए इशारे बनाए गए थे, मैं आपको वो वाला व्यू भी दिखाता हूँ। तो देखें जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था वो पंप है पीछे, और यहाँ पर नए इशारे बनाए गए हैं। आप ये व्यू देखें कैसे ट्रैफिक जाम है जी। तो अंदाजा कीजिए ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है। और शहरी जिसने वीडियो भेजी उसने ये भी बताया कि ये सिग्नल बंद नहीं है, इशारा बंद नहीं है, ये ट्रैफिक जैम है। मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड आमिर भाई ये कमेंट चाहिए आपको। तो मुझे यही है कि ट्रैफिक एहलकार जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम नहीं देते, इसलिए ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। आज आपका चलान हो जाएगा। हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच आमिर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ब्रेक के बाद नाज़रीन आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के हिस्से में जैसा कि मैंने स्टार्ट ही किया था, शहर में मौजूदा कोरोना की सूरत हाल से जो कि संगीन से संगीन तर होती चली जा रही है, तो इसको डिस्कस करना इसलिए जरूरी है। हुकूमती इकदामात अपनी जगह, हुकूमत की जानिब से स्टेप्स तो उठाए जा रहे हैं, उस पर किस हद तक अमल दरामद हो रहा है, ये चीजें जो है वो डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी जानिब अगर हुकूमती इकदामात की हम बात करते हैं तो हर रोज लोगों के रवैये क्या हैं ये भी हम डिस्कस करते रहते हैं। इवन आपको दिखाते भी रहते हैं कि लोग जो हैं वो अभी भी बहुत बड़ी तादाद में ये मानने की तैयारी नहीं है कि कोरोना है, लेकिन जब जिक्र किया जाता है कोरोना की मौजूदा तीसरी लहर का तो ये इंतहाई खतरनाक है। हमारे जितने भी सीनियर डॉक्टर्स हैं जो कि मुख्तलिफ अस्पतालों में ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं, उनसे हम टाइम टू टाइम आपकी मुलाकात भी कराते रहते हैं, उनके इंटरव्यूज भी करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि उनकी राय क्या है, वो इस तीसरी लहर को किस तरह से देखते हैं। और मुझे बार बार डॉक्टर असद असलम की वो बात याद आती है, डॉक्टर जावेद अकरम साहब की वो बात याद आती है कि ये तीसरी लहर जो है ये इंतहाई खतरनाक है। पिछली दोनों लहर से ज्यादा जो मरीज हैं वो सेंसिटिव हालत में अस्पतालों में आ रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अस्पतालों की सूरत हाल भी हम डिस्कस करने वाले हैं। शहर में वेंटिलेटर्स पर क्या सूरत हाल है, इसकी कमी का भी जिक्र किया जा रहा था। सेकेंडली बड़ी चीज क्या है जो हुकूमती इकदामात आज हम जिक्र करेंगे, जैसा कि स्कूल की बंदिश के हवाले से शहर में जो लॉकडाउन किया गया है, लॉकडाउन वाले इलाकों की सूरत हाल क्या है वो हमने कल आपको लाइव दिखाई, मनाजिर दिखाए। बड़ी चीज आपने मार्केटों का टाइम 8 बजे तक कर दिया, बहुत अच्छी बात है क्योंकि रश बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, लेकिन मार्केट्स में एसओपीज पर अमल दरामद
हो रहा है नहीं हो रहा, हम खुद गवाह हैं। हम मार्केटों में जब आते जाते हैं, आज हमने स्पेशल फुटेज भी बनवाई है मुख्तलिफ मार्केटों की, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और ये जानेंगे कि ये जो अहकामात जारी किए जाते हैं लॉकडाउन के, या फिर ये चीज़ें लोगों को बताई जाती हैं कि हुकूमत एक्टिव है और ये इकदाम करी है, उस पर फॉलोअप कोई नहीं लिया जाता, मॉनिटरिंग कोई नहीं की जाती। अगर की जाती है तो ये हम जान लेते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा, क्या हाल चाल हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम अना, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगाज कर लेते हैं शहर की मौजूदा सूरत हाल से, जो कि इंतहाई खतरनाक है। कोविड की मैं बात कर रही हूँ, मुसलसल केसेस में इजाफा हो रहा है। हुकूमती हिकमत अमली की तरफ भी मैं आऊँगी। आप क्या समझती हैं, हुकूमत किस हद तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में आपको कामयाब नजर आ रही है? सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि ने बड़ा अच्छा टॉपिक रखा, और पहले भी हम मीडिया के और आपके जो जितने भी चैनल्स हैं इन्होंने बहुत अच्छा एक अवेयरनेस कैंपेन के तौर पर जिस तरह से काम किया वो काबिले सताइश भी है। और ये एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी की हैसियत से आप अपना फ़र्ज़ जिस तरह से निभा रहे हैं तो हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, जो हम सबको समझने की ज़रूरत है कि ये जो थर्ड वेव आई है ये इंतहाई ख़तरनाक है, और इसमें यह है कि इसमें मोर्टेलिटी रेट हाई है, इन्फेक्शन रेट हाई है। अगर हम अभी इस वक्त बात करें तो पाकिस्तान के अंदर तो ये 8.5 वेरी कर रहा है, लेकिन पंजाब के अंदर इट्स 9.5%। और उसमें यह कि जो लोगों को जो समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त पहले जितनी भी हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की थी उन सब से ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है इख्तियार करने की। सबसे पहले तो आप लोग तो ये चाह रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों को भी समझने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लिए, जो लोगों को समझना चाहिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चों की स्कूलिंग। अगर गवर्नमेंट ने स्कूल्स और सब कुछ बंद किया है तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि आप बच्चों को बाहर मत निकालें। स्कूल से इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों की एजुकेशन से क्या होती है, और वो बच्चों की लाइफ से इम्पॉर्टेंट नहीं थी। लाइफ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो लोगों को इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, आगे जो NCOC की जितनी भी रिकमेंडेशंस आती हैं हम उसके ऊपर एज इट इज़ कोशिश करते हैं पंजाब के अंदर, जिसमें WHO ने भी आपको पता ही है कि उन्होंने पंजाब की जितनी भी अरेंजमेंट्स थी उनको सराहा। इस वक्त अगर हम ये देखें कि पाकिस्तान में अगर एपिसेंटर है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन रेट पंजाब में है, ये समझना पड़ेगा लोगों को। उसमें फिर जो हमारे वो डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें लाहौर भी शामिल है, और लाहौर के साथ गुजरांवाला एंड मुल्तान, वो हमने सारे जहाँ पे हमने कंप्लीट आपको पता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और सारी पाबंदियां लगाई हुई हैं, और उसमें टाइमिंग इस वजह से ही की गई थी ताकि रोजगार भी लोगों का बंद ना हो, क्योंकि ये गैर मुअय्यना मुद्दत है। हमें पता ही नहीं है कि ये कितना और लंबा चलेगा। जब तक पूरी दुनिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है उसको वैक्सीनेट नहीं किया जाता तो अना इसने रहना है। अब उसमें जो अपील करने वाली बात है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जिस एज ग्रुप की वैक्सीनेशन गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, खुदारा हम बेस्ट फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। आप अपने बुजुर्गों को जैसे 60 की चल रही है कराएं, जब अंडर 60 हम इंशाल्लाह कमिंग वीक में अनाउंस करने जा रहे हैं, फिर वो लोग भी कराएं। वैक्सीनेशन इज़ द ओनली थिंग जो हमें जो लाइफ थ्रेटनिंग जो डेंजर है इसका, उससे हमें जाने से ये बचा सकती है। उसके बाद उससे पहले चीज़ है जिनकी नहीं हुई जो कि अभी हमारी ऑलमोस्ट बहुत लोग सारे ही रहते हैं, तो एहतियात में मास्क पहने। और अगर गवर्नमेंट अपील करती है तो उसके पीछे याद रखें कि पहली प्रायोरिटी हमारे लिए आपकी ज़िंदगी, आपके प्यारों की ज़िंदगी। आप इन्फेक्शन वाइज से ले जाएंगे, शायद आप बहुत जबरदस्त बात आपने की। आपने एहतियात का जिक्र किया, तो एहतियात को लेकर गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स उठाए हैं, मैं आगाज कर लेती हूँ। मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन किया गया है। आई एम सॉरी टू से, कल हमने लाइव लॉकडाउन की सूरत हाल दिखाई। जिस तरह पहली लहर में लोग खौफजदा थे, हुकूमत संजीदा थी, लॉकडाउन एक्चुअली लॉकडाउन था, अब वैसा नहीं है। ना तो कोई वहां मॉनिटरिंग के लिए आता है, ना कोई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की टीम वहां पर मौजूद है, ना तो कोई वैसे नाका लगाया गया है। क्यों ये गैर संजीदा रवैया है? देखिए अना, मैं अर्ज़ करूं कि मैं पार्शली आपसे डिसएग्री करूंगी, टोटली नहीं। देखें, हमने पहले जो फर्स्ट स्टेज थी हमने ये सारा कुछ किया, अनाउंस किया, उसके बाद अब हम क्रैकडाउन कर रहे हैं। क्रैकडाउन करने की जगहें होती हैं आपके कमर्शियल प्लेसेस, लाइक आपके मार्केट्स, आपके दफातर,
और जहां तक आपकी बात ये है कि 100% इसलिए पॉसिबल नहीं है मेरी जान कि हर घर के ऊपर, हर कम्युनिटी के ऊपर हमारे पास इतनी फोर्सेस नहीं हैं कि हम हर जगह पे हमारे पुलिस फोर्स मौजूद हो। इस चीज ये एक रियलिटी है। आप 11 करोड़ का सूबा है और लेकिन हमारे पास इलाकों का डेटा मौजूद है, ऑब्वियसली हुकूमत के पास भी है कि फलां फलां इलाकों में कोविड के केसेस ज्यादा हैं, वहां आप लॉकडाउन को तो इंश्योर कर सकते हैं, वहां तो लोगों का आना जाना मामूल के मुताबिक लगा है, फिर केसेस कैसे नहीं बढ़ेंगे? नहीं, हम ये कर रहे हैं कि जो अभी तो ये पूरे का पूरा डिस्ट्रिक्ट ही एक जैसी सिचुएशन है ना, जहाँ पे 5 से 6 अजला ऐसे हैं और फिर 18 अजला ऐसे हैं जहाँ के अंदर हमने सारे स्कूल्स सब कुछ बंद किया हुआ है। जो मैं अर्ज करना चाह रही हूँ वो ये है कि वो एरियाज पहले जैसे, पहले तो था ही माइक्रो वाला जो हमारा लॉकडाउन था, तो सिर्फ उन्हीं एरियाज को और बाकी सब कुछ ओपन था, नॉर्मल था। अभी तो आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट की एक जैसी कंडीशन है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पहले एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी को हमने किया हुआ था, बाकी सब कुछ नॉर्मल लाइफ थी। अब तो एक जैसी सिचुएशन है बिकॉज इसकी स्प्रेड रेशियो ज्यादा है, इसका इन्फेक्शन रेट हाई है और फिर उसके बाद इसमें मोर्टेलिटी हाई है। और इसमें अगर लाहौर है तो लाहौर ऑलमोस्ट सारे लाहौर में एक जैसी कंडीशन है। मुसर्रत साहिबा, अगर आप इजाजत दें तो हमारे पास बाजारों की रिसेंट फुटेज है, जुर्माने लगा रहे हैं। मैं इसी तरफ आना चाह रही हूँ, ये बहुत जरूरी है जुर्माने लगाना। मास्क अगर किसी ने नहीं पहना तो जुर्माना होना बहुत जरूरी है। मैं आयशा को कहूंगी हमारे पास जो फुटेज मौजूद है, जो हमने स्पेशली कल बाजारों की सूरत हाल की बनाई है, वो पहले दिखाएं, फिर हम उस पर बात करते हैं। जी आयशा। जी, तो ये आप हालात देख सकते हैं, बाजारों मार्केटों में रश भी किस तरह है, कोई भी आपको मास्क के साथ नजर नहीं आ रहा। मुसर्रत साहिबा, आप देख रही होंगी कि ये शहर के मुख्तलिफ मार्केट्स हैं और यहाँ पर ये हालात हैं कि दूर दूर तक आपको मास्क लगाए 1-2 लोग जो हैं वो सिर्फ नजर आ रहे हैं। और हम मार्केटों की मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं कि SOPs पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। दुकानें बेशतर जो हैं वो आप देख सकती हैं बंद हैं, और इसके साथ साथ जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं, दुकानदार हैं जिन्होंने रेडियां लगाई हैं, वो हैं, आपको मास्क पहने कोई नजर नहीं आ रहा। ये एक बड़ा चैलेंज है। इसके लिए क्या कोई प्लान बनाया गया है कि शहर की कम से कम जो बड़ी मार्केटें हैं वहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस रखा जाए? हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देखते हैं 1-2 मार्केटों में जाकर जो है वो कार्रवाई की जाती है, लेकिन इतना बड़ा शहर है, इसकी आपको रोजाना के बुनियाद पर कोई ना कोई तो प्लान बनाना चाहिए ना। जी अना, बड़ी काबिले अफसोस ये वाली सिचुएशन है। आप सही कह रही हैं, आप वजह फरमा रही हैं। देखें, लोगों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ही नहीं है। अब गवर्नमेंट, हम इसमें ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि हमने हमारा जो प्लान भी है, फाइन आपको रखना होगा जिसने मास्क नहीं पहना। आई एग्री विद यू। और इसके ऊपर CM साहब ने वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दे दी हुई हैं और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह कपल ऑफ डेज में फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स हम इसमें मजीद सख्ती ऑलरेडी करने जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास चारा नहीं है। वजह यह है कि इसमें इसको ब्रेक तभी किया जा सकता है, फ्लैटनिंग द कर्व पे जब तक हम नहीं जाएंगे। हमारे हॉस्पिटल्स में इतनी गुंजाइश नहीं है, ना इतने वेंटिलेटर्स हैं। तो ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी की बात है कि लोग क्यों नहीं इसको सीरियस ले रहे, जबकि इस दफा तो आप देखेंगे कि आपके गिरदो नवा में, आपके रिलेटिव्स में, हर जगह आपको खुदा ना खास्ता कैजुअलिटीज भी हो रही हैं और लोग इससे उनको कोविड हो रहा है। और उसमें इसमें जो इस दफा की जो वेव है, जो ज्यादा लोगों को बावर कराने की जरूरत है, विद इन डेज इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। तो इसलिए एहतियात बहुत जरूरी है। और गवर्नमेंट का जो करने का काम है, आपकी इजाजत हो तो मैं मेंशन कर दूं, क्योंकि हम लोग जब ऑफिस आते हैं, बाहर कहीं जाते हैं, तो हम ये चीजें ऑब्जर्व करते रहते हैं ना। मैंने किसी पुलिस एहलकार को मास्क पहने नहीं देखा, मैंने किसी ट्रैफिक वार्डन को मास्क पहने नहीं देखा। हमारे जितने सरकारी इदारे हैं, LDA है, वासा है, हर रोज हमारे रिपोर्टर रिपोर्ट करते हैं, यहाँ पर भी केसेस आ रहे हैं, SOPs पर कोई अमल दरामद नहीं कर रहा। इसको किसने यकीनी बनाना है? इंतहाई अफसोसनाक है अगर ऐसा है तो। जो ये बिल्कुल आपको पता है, सिटी 42 तो सारे ही देखते हैं। तो ये इंतहाई, अगर हम ही नहीं SOPs को फॉलो करेंगे, अगर मैं इधर ज्ञान और लेक्चर दे रही हूँ और पब्लिक प्लेस के अंदर मैं मास्क के बगैर फिर रही हूँ, तो इंतहाई शर्मनाक बात है ये। तो ये जिन्होंने ड्यूटीज के ऊपर लोगों को बताना है, अगर वही एजुकेट करना है, और अगर हम ही एग्जाम्पल नहीं। और देखें, हमने स्ट्रेंथ हाफ करी हुई है, सारे लोगों को ऑफिस नहीं बुला रहे, आधी स्ट्रेंथ के साथ काम हो रहा है, वर्क एट होम वाली पॉलिसी पे चले गए हुए हैं। तो जो लोग ड्यूटी पे हैं
खुदारा इस चीज को, ये इंतहाई नामुनासिब बात है। और बिल्कुल ये आज मैं इंशाल्लाह ताला सीएम ऑफिस से भी अभी मैं रुजू करूंगी और अपने लाहौर के एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि एक सर्कुलेट जारी करें और इन लोगों को बताएं कि ये तो कोई तरीका नहीं है, और अगर ऐसा है तो ये इंतहाई काबिल मुजम्मत और अफसोसनाक बात है। हमें जो जिनसे लोगों को गाइड करना है, बताना है, हमें तो ज्यादा एसओपीज को फॉलो करने की जरूरत है। आई एम टेलिंग यू, मैं मैंने वैक्सीनेशन कराई थी, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह एंटीबॉडीज भी हैं, लेकिन उसके बावजूद आप ट्रस्ट मी, मैं कहीं भी बाहर निकलती हूँ तो मैं मास्क लाजमी पहनती हूँ। और यही वो रिस्पांसिबिलिटी है जो हर शहरी को समझनी है, क्योंकि हमारी अपनी जिंदगी का ये सवाल है, हमारी अपनी फैमिली की जिंदगी का सवाल है। अगर हम इन चीजों का नजरअंदाज करेंगे तो किस तरह हम अपने आप को बचा सकते हैं। खैर मुसर्रत साहिबा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाह रही हूं, और वो सवाल ये है कि महंगाई कब कंट्रोल होगी, बता दीजिएगा प्लीज खुदारा। देखें, सबसे पहले तो मैं अर्ज करूं कि इंशाल्लाह आप देखेंगी कि हर आने वाला दिन हमारे कौम के लिए बेहतर होगा। मुसर्रत साहिबा, ये बड़ी देर से उम्मीदें दिलवा रही हैं, ना करें, बस रमजान पैकेज अनाउंस किया है। जी आप सही बजा कह रही हैं, ये बात ठीक है, लोगों का बहुत बड़ा एक इशू है, और ये सबसे बड़ा इशू है कि जब जिसके पास 2 वक्त की रोटी पूरे करने के पैसे ना हों, और इस चीज़ की हमें अंडरस्टैंडिंग है। और इसी वजह से जो हमने रमज़ान पैकेज अनाउंस किया है, मेरा ख्याल है, आई एम श्योर आपने वो ज़रूर सुना होगा, और इंशाल्लाह ताला हम अपने पंजाब की आवाम के लिए बेस्ट जो अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर जो बेस्ट से बेस्ट रिलीफ हम दे पाएँ, हम देंगे। ये उन्हीं के वसाइल हैं, और अगर हमारे महरूम तबकों के लिए हम कुछ कर सके तो इससे बड़ी ना कोई नेकी और इससे बड़ी सक्सेस भी कोई नहीं है। बिल्कुल आपने सीएम एंड प्राइम मिनिस्टर साहब की पहली और आखिरी प्रायोरिटी यही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी यही दुआ है कि प्रायोरिटी होनी भी ये चाहिए, इसके असरात भी नजर आने चाहिए, क्योंकि लोग महंगाई से बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सिर्फ जरूरी ये था कि मौजूदा सूरत हाल पर एक नजर सके, बताया जाए कि कोरोना किस कदर फैल रहा है। हुकूमती जहां कहीं हमें गफलत नजर आ रही है, हम अपना काम समझते हैं उन चीजों को हाईलाइट करना, क्योंकि हमारा शहर है, हम ही ने इसका ख्याल रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपके वक्त के लिए। नाज़िम, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम इंतहाई जो है वो स्पेशल टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैं तो ये समझती हूँ कि खतरनाक सूरत हाल भी है। कल आपके साथ एक खबर हमने डिस्कस की थी कि 82 दिनों का डेटा हमारे तक पहुंचा। 87 लाहौरी इन 82 दिनों में कत्ल हुए हैं। हर रोज एक लाहौरी कत्ल होने लगा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कातिलों के पीछे जो है ये जो कत्ल हुए हैं, इनके पीछे जब वजूहात जानी गई तो वजूहात इसमें क्या निकली कि अदम बर्दाश्त एक बहुत बड़ी वजह, घरेलू नाचाकियां एक बहुत बड़ी वजह है, लड़ाई झगड़े, दरीना दुश्मनी और लेन देन के तनाजे हुए, जिस पर हमने देखा कि हर रोज शहर लाहौर में कत्ल की वारदातें हुई हैं। ये वो अदम बर्दाश्त है, इंसानी रवैये हैं जो कि बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके पीछे जो है वजूहात हम जानने की कोशिश करेंगे। कानून इस पर क्या कहता है, कानून दादरसी किस तरह से करता है, ये भी जानेंगे। और ह्यूमन साइकी क्या है, ये अदम बर्दाश्त जो बढ़ता चला जा रहा है। आप यहाँ पर एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप अपने वर्क प्लेस पे देखें कि लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। घर में बहन भाइयों में हम देख रहे हैं कि ये झगड़े कोई जायदाद की वजह बन रही है, कोई वैसे आप छोटी बात किसी ने कह दी, आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, लड़ाई झगड़े हो गए। ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। रोका कैसे जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। कानून किस तरह से दाद रसी करता है, इस पर भी बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूंगी। हमारे साथ हिना हफीजुल एडवोकेट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट से एडवोकेट हैं, और ताहिरा रुबाब साहिबा साइकोलॉजिस्ट है। इनसे हम इंसानी रवैयों में ये जो बहुत तेजी से तब्दीली आ रही है, बदलाव आ रहा है, अदम बर्दाश्त का जो रवैया है, ये जानेंगे। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हिना साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम ताहिरा, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त के लिए। हिना साहिबा, आपसे मैं आगाज कर लेती हूँ। आपके पास तो हर रोज ही ऐसे केसेस आते होंगे। मेरे ख्याल से हम जहाँ पे परेशान हो जाते हैं एकदम से कि अच्छा खातून का कत्ल हो गया, लड़ाई झगड़े पर मियाँ बीवी की लड़ाई हुई, कत्ल हो गया, ये चीज़ें हमें जो है वो एकदम से परेशान कर देती हैं। आपको तो आदत होगी, लेकिन बिलाशुबा ये एक मुआशरती अलमिया बहुत बड़ा बनता जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? सिर्फ खवातीन के कत्ल पे मुआशरती अलमिया तो है कि कत्ल हो रहा है, ठीक हो गया। जहाँ तक खवातीन का कत्ल हो गया, वो आपका दिल लरस जाता है ना एकदम, एज एन इंसान लरसता है, क्योंकि एक इंसान का कत्ल तो इंसानियत का कत्ल है ना। और जहाँ तक औरत का कत्ल है, वो वीकर जेंडर करके आपने चूंकि अपनी मेल सुपीरियरिटी दिखानी होती है। आप पाले भी शायद गालबन उसी तरह जाते हैं, घरों में देख लो, आम घरों में देख लो
कि भाई को पहले खाना दे दो, तो भाई ने बहन का राखी बैठा हुआ है। सो जब आप पाले ही इस तरह जा रहे हो, जब आप एक औरत को इक्वल ह्यूमन बीइंग नहीं समझ रहे, तो आप तो अपना गॉड गिवन राइट समझते हो ना उस पर बर्तरी दिखाना। तो और जाहिर बात है अब्यूज़, गैरत पे कत्ल, हालांकि गैरत पे कत्ल ये क्या चीज़ है, कौन सी गैरत? ये गैरत तो कहीं भी नहीं है ना कि आप एक औरत को कत्ल कर दो या किसी भी इंसान को कत्ल कर दो। ये इंतहाई बुज़दिल इंसान का इल्ज़ाम है ना कि आप पर्सनल ना आपको दीन की समझ किसी भी दीन में, और अगर किसी दीन को आप फॉलो नहीं भी करते तब भी ये अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है किसी चीज़ का भी कत्ल, किसी इंसान का, मखलूक का कत्ल करना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक तरफ जो आपके इन्वायरमेंटल और सोशो इकनॉमिक फैक्टर्स हैं, आपके अपब्रिंगिंग है, उसके अलावा आई फील के रूल ऑफ लॉ जो है उसका फुकदान है। मैं इसी तरफ आने वाली थी। कत्ल बड़ी बात नहीं रह गया हमारी सोसाइटी में। एक खौफ होता था ना कि आप पकड़े जाएंगे, आपको उम्र कैद हो जाएगी, आपको सजा सुनाई जाएगी, आप किसी का कत्ल कर रहे हैं। यहाँ तो एक किसी को इंसान को कट लग जाए एकदम से दिल घबरा जाता है। कत्ल कर देना लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। क्या कानून इस पर बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं कि बड़ा सुस्त हो गया है कि लोगों के लिए कोई डर ही नहीं रह गया? कवानीन तो हैं, शुरू से हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ नहीं है। सही, रूल ऑफ लॉ नहीं है और आई फील के यकीनी बनाना है रूल ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है। अगर आपके पास पैसा है आप निकल जाओगे। एग्जैक्टली। कत्ल के मुकदमों में आप देख लो कि आप खुद ये बात कर रही हैं, क्योंकि ऑनेस्टली बहुत सारे लोग इस चीज का जिक्र ही नहीं करते हैं। नहीं, अगर आपके पास पैसे आप निकल जाओगे, आप चाहे दूसरी पार्टी पे प्रेशर डाल के निकल जाओगे, चाहे कंपाउंड करके निकल जाओगे। लोग कहते हैं जी कंपाउंड क्यों कर दिया? भाई गरीब आदमी कंपाउंड नहीं करेगा तो कहाँ जाएगा? किसास अंदियत का कॉन्सेप्ट है, हमारे लॉ में भी है, रिलीजन में भी है, लेकिन गरीब आदमी तो उस तरह कंपाउंड नहीं कर सकता जिस तरह एक अमीर कर सकता है। सो अमीर का तो ज़्यादातर ये है, कितने अमीर लोग जेलों में सड़ रहे हैं? कभी भी नहीं, हमने कहीं से मिसालें नहीं। सो आप देखें, एक ज़माने में मैं पंजाब की NOV थी जेल्स की, तो आई यूज्ड टू गो, सारे गरीब लोग सड़ रहे हैं। ठीक है, आप कौन से, यानी ताकत के आगे, पैसों के आगे कानून भी हमें थोड़ा सा पीछे लगता है। इस पर हम बात करते हैं। इस पर कभी कोई कैंपेन वगैरह शुरू की गई है? ताहिरा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो लोग कत्ल कर देते हैं इनकी साइकी क्या होती है? ये एक बहुत बड़ा इकदाम है, क्या मेंटेलिटी होती है ऐसे लोगों की? अना, एक तो इसके मुख्तलिफ महरक़ात जो हैं, हमें रीज़न जैसे आपने पहले आइडेंटिफाई किए हैं कि जी हम गैरत के नाम पे, जायदाद की तकसीम के ऊपर, बहुत से छोटे छोटे तनाज़ात के ऊपर। लेकिन अगर आप ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करोगे, ये तो वो महरक़ात हैं जो आपके अंदर इस बिहेवियर को इंड्यूस करते हैं कि आपने अगले बंदे के साथ रिवेंज किस तरह का लेना है, आपने अपने एंगर को किस तरह से शो करना है। मगर ये वो अल्टीमेट चीज़ है जो हमें नज़र आती है। जी कत्ल हो गया, कत्ल सिर्फ आज नहीं हुआ, उसके पीछे एक पूरी सीक्वेंस ऑफ बिहेवियर है, एक पूरी चेन चल रही होती है पीछे से। बचपन से ही चीज़ें इस तरह से चल रही होती हैं जो कि हम इग्नोर करते हैं, हम उसको एड्रेस नहीं करते, हम अगले बंदे को उस बात के ऊपर ह्यूमिलेट नहीं करते, हम उसका हाथ रोकते नहीं है। किसी ने थप्पड़ मारा, उसको नहीं रोका गया, किसी ने गाली दी, उसको मना नहीं किया गया, इग्नोर कर दिया गया, या फिर कहा कि जी ये मर्द है, ये चीजें हैं कि ये रवैये एकदम जन्म नहीं लेते। नो नो, एकदम हो ही नहीं सकता ना, कुछ भी एकदम। सिर्फ इंसान बीमार हो सकता है, सही, ठीक है, एकदम उस हार्ट अटैक हो सकता है एकदम। रवैये तो तश्कील पाते हैं और वो ओवर द ईयर्स चलते रहते हैं और फिर जाके उसकी एक मैनिफेस्टेशन कहीं नजर आती है। आप ये देखो कि जितने आप कत्ल वाले केसेस देखोगी, इसमें वो सारे वही लोग हैं जो मैडम ने अभी बात की कि जी जितने लोग गरीब थे वो सारे जेलों में सड़ रहे थे और अमीर लोग जो थे वो बाहर थे। सही। अमीर बाहर इसलिए चला जाता है कि उसके पास ताकत है, गरीब पिसता रहता है। बट द थिंग इज दिस कि आप नीचे वाले तबके में अगर देखो तो अदम बर्दाश्त के बहुत सारे केसेस जो हैं, कत्ल गारत के बहुत सारे केसेस हमें बहुत ज्यादा नजर आते हैं, रिपोर्ट भी हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे भूख बहुत ज्यादा होगी, जहाँ पे आपकी डे टू डे चीजें जो हैं वो मैनेज ही नहीं हो रही, तो आप पर्सनैलिटी बिल्डिंग के ऊपर कैसे शिफ्ट हो जाएंगे, आप बिहेवियर मॉडिफिकेशन के ऊपर कैसे चले जाएंगे? ज़हनी बीमार लोग होते हैं? ज़हनी बीमार कहने से ज़्यादा मैं कहूँगी कि इनके कंडक्ट्स का ज़्यादा, यानी करेक्टर वाली चीज़ें जो हैं या बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। ज़हनी बीमार भी इनमें से बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि अक्सर लोगों को देखा गया ड्रग अब्यूज़ उनके साथ शामिल होता है जब वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में जा रहे होते हैं। इसके अलावा कोई ना कोई ज़हनी आर्जा भी उनको होता ही होगा, लेकिन ज़्यादातर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं
और वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ये हैं कि जी इसको गुस्सा बहुत आता है, इसको छेड़ो ना, इसको बहुत, ये इतने कॉमन। मेरे ख्याल से हिना साहिबा एकदम से जो है वो एक्टिव हो जाना चाहिए कि अपने बच्चे को वहीं पे पकड़ ले, उसको वहीं पे कंट्रोल करना शुरू कर दे। लेकिन वो नहीं करते ना, वो प्रमोट करते हैं, जिस तरह कह रही है ताहिरा कि गुस्सा बहुत आता है तो इसे पंगा नहीं लो, ठीक है, इसके मुंह ना लगो, इसका बड़ा गुस्से वाला है, इससे बात नहीं करनी इस टाइम पे, गुस्से को एड्रेस नहीं कर रहे, चीज़ों को एड्रेस नहीं कर रहे। लेकिन अगेन अच्छा, आई वुड लाइक टू ऐड, ये जो अभी आप स्टेटिस्टिक्स बता रहे हो, अगर आप पंजाब पुलिस की वेबसाइट पे चले जाओ या पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स की वेबसाइट पे चले जाओ, तो सिर्फ वो टाइप दे रहे हैं कि किस टाइप का ऑफेंस हुआ है, कत्ल हुआ है, रेप हुआ है, डकैती हुई है, कॉजेज कहीं नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आप हवा में कोई खबर लगा दो कि जी जिस तरह पुलिस की तरफ से आ गया जी गैरत के नाम पे हुए, भाई वेयर इज द डेटा? मतलब कि स्टडीज होती हैं, डेटा होता है, कॉजेज को एड्रेस किया जाता है। आपने कुछ नहीं किया, आपने बनाए बॉस्टल्स यहाँ जुवेनाइल्स के लिए। जिस दौर का मैं बता रही थी कि आई वाज इन NOV, तो मैं उधर गई बॉस्टल्स में। तो बॉस्टल का मकसद क्या था? मकसद ये था कि ये जो छोटे बच्चे जो ऑफेंसेस करते हैं, आप इनको रिहेबिलिटेट करें, वो जेल नहीं होता। लेकिन जब आपने जाके उधर देखें हाल, तो वो जेल से भी बदतर है। देयर इज नो रिहेबिलिटेशन। उस जमाने की बात कर रही हूँ। लोगों के लिए उन्होंने रखा हुआ था जी सिलाई का कमरा है, तो मैंने जाके देखा मशीन में से चीजें ही मिसिंग थी। अच्छा, वो सिर्फ ढकोसले थे। अच्छा, फिर आपने कारपेट वीविंग का रखा हुआ था, उसमें से चीजें मिसिंग थी। अच्छा, आपने मेडिकल यूनिट बनाया हुआ है, के लिए आप रंग बिरंगी चादरें बना देते हैं, जो हमारी तरह के होते हैं, जो सरकारी अस्पतालों से यूज टू होते हैं। मैंने चादर उठाई, नीचे गंदी चादरें थी। अच्छा, एक बच्चा था उस जमाने में, बड़ा एक मशहूर जमाना केस हुआ था, वो जावेद इकबाल मर्डर जो हुए थे, तो उसका साथी था वो बच्चा, उसको आपने सॉलिटरी में रखा हुआ था। उस बच्चे ने 2 दफा खुदकुशी की कोशिश की हुई थी। सो कहने का मकसद है कि जो जगहें आपके रिहेबिलिटेशन के लिए भी हैं, ताकि आप माशरे में एक कारामद इंसान बन सकें और जो भी आपके इश्यूज हैं उन पर आप काबू पा सकें, वो भी उस जमाने में, आज की मैं बात नहीं कर रही, मुझे नहीं पता आज क्या हो रहा है, लेकिन उस जमाने में भी आप उस पर तवज्जो नहीं दे रहे थे ना, आप तवज्जो नहीं दे रहे थे। भावलपुर का बॉस्टल वाज बेटर, क्योंकि वहाँ बच्चे पढ़ भी रहे थे, सारा कुछ हो रहा था। फिर हमारे जो महकमे हैं, उस जमाने में होम डिपार्टमेंट ने कहा कि जी आप लिख के भेजें अपनी रिपोर्टें। मैंने धड़ाधड़ सफ़े लिख के भेजे, नो एक्शन वाज टेकन। सो गवर्नमेंट, यही तो अलमिया है कि कोई इस पर एक्शन लेने को तैयार नहीं होता। हिना साहब, यही से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुझे ये चीज ताहिरा से पूछनी है कि किस तरह बच्चों की परवरिश करनी चाहिए, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो कि पेरेंट्स के लिए अलार्मिंग होती हैं। आपके बच्चों में अदम बर्दाश्त जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, और अदम बर्दाश्त जब आप में बढ़ जाता है तो आगे चल के बहुत सारी मुआशरती बुराइयां इसे जन्म देती है। ब्रेक के बाद आते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। तो वो कौन से ऐसे इंसानी रवैये हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ये एकदम से रवैया डेवलप नहीं होता, ये आपकी आदत का हिस्सा बन जाता है। तो बच्चों में कौन कौन से ऐसे रवैये हैं जिसके लिए पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को तैयार करना है कि अगर आपके बच्चे के, हम देख रहे हैं मूड्स अप एंड डाउन हो रहे हैं, ये रवैये आ रहे हैं, तो पेरेंट्स को तैयार रहना है अपने बच्चे की अच्छी तरबियत, अच्छी परवरिश के लिए। ताहिरा, बताइएगा कौन कौन से ऐसे रवैये हैं कि कम अज़ कम माओ को फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और ये चीज़ें अपने बच्चों की ख़त्म करनी चाहिए। बेसिकली माओ को नहीं, मैं बाप की भी, दोनों की मैं बात करूँगी, बिकॉज अक्सर ये ऑब्जर्व किया गया है कि माँ बेचारी रोक रही होती है, बाप उसको बढ़ावा दे रहा होता है। ये चीज़ें बहुत कॉमनली जो हैं वो देखी जाती हैं, या वो इग्नोर कर रहा होता है बाप। सो मैं समझती ये हूँ कि एक तो आपका कॉमन एग्रीमेंट बहुत ज़्यादा होना चाहिए किसी भी बच्चे के बिहेवियर के लिए, कि ये बात अगर मैं मना करूँ तो आपने भी करनी है, आपने इसको बढ़ावा नहीं देना। जब एक बंदा मना करता है और दूसरा बढ़ावा देता है ना, तो बच्चे का बिहेवियर रीइंफोर्स होता है। सो दोनों ने ही उसको कंडेम करना है, दोनों ने ही उसको रोकना है। और सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप देखोगे जब बच्चा छोटा होता है ना, रोने वाला एक बिहेवियर जो है ना, वो उसको जिद की तरफ लेके जाता है। रोने से अब माँ बाप डर जाते हैं, फौरन घबरा जाते हैं। बच्चा रोता है, फटाफट उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है। बच्चा रोता है, फटाफट उसको जो उसको चाहिए होता है वो पूरा कर दिया जाता है। सो अगर आप बच्चे के रवैये, ठीक है, जो चीज़ें उसकी पूरी करने वाली हैं, जैसे खासतौर पर उसके खाना पीना है, उसके खेलने का टाइम है, उसका डाइपर है खास तौर पे, और उस कभी उठाने के लिए भी रो रहा होता है कि मुझे उठा लिया जाए। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिसको आपको फौरन पूरा करना है। मगर अगर आप देखो कि बच्चा अनड्यूली रो रहा है, पैम्पर भी ठीक है, फीड भी हो गया, सारा कुछ हो गया, और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है और इस वजह से वो टेंट्रम शो कर रहा है, तो आप उसके रोने को इग्नोर करें। इग्नोर करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका बिहेवियर रोने का जो है वो कम हो जाएगा। इसी तरह से बच्चे जो हैं वो दूसरे अपने एज फेलोज को
मार रहे होते हैं। हम देखते हैं कि जी हम उनको रोकते नहीं। अच्छा, अगर माँ रोकती भी है तो बाप ना इग्नोर कर देता है कि नहीं ये करने दो, अभी थोड़ी देर बाद इसको मैं रोक लेता हूँ, थोड़ी देर बाद कर लेते हैं। वो थोड़ी देर कभी नहीं आती, बिकॉज आप देखिए आपने कि उसने अपनी एज फेलोज को मारना शुरू कर दिया, कल को वो आपके ऊपर हाथ उठाना शुरू हो जाएगा। और बच्चे अक्सर अपने माँ बाप को मार रहे होते हैं, माँ बाप उसको नहीं रोकते, गुस्सा होते हैं, ना करो, शुरू में हंसते हैं, देखो मुझे मार रहा है, और फिर उसके बाद जो उसको रोकते नहीं। सो आप काइंडली ये जो एग्रेसिव बिहेवियर्स हैं बच्चे के, आप उनके ऊपर हंसने की बजाय उसको उसी वक्त रोकें। और रोकने का तरीका ये होता है कि आप बच्चे के हाथ को बहुत प्रेशर से पकड़ें, आप उसको मारे मत वापस, मगर उसको प्रेशर वो फील होना चाहिए उसके हाथ के ऊपर कि उसको पकड़ा गया है। और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस आप बिल्कुल फर्म रखें, और आप स्माइल नहीं कर रहे, आप उसके साथ बहस में नहीं जा रहे। स्टॉप, आपने उसको कहा और आप उसी के ऊपर जो है वो रहे। अब वो अगर बॉडी की मूवमेंट करता रहेगा, बच्चा करता रहता है, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, तो आपने बेशक आप उसको थोड़ा सा अपनी टांगों के साथ, अपने बाजुओं के साथ उसकी उस एनर्जी को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करें। सो आप जब वो उसका बिहेवियर काम डाउन हो जाए, थोड़े से बेहतर मूड में हो, देन उसको एजुकेट कीजिए कि बेटा मारना सख्त बुरी बात होती है, ये हिट करता है, दर्द होती है, पेन होती है। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसे बच्चों को हेयर पुल करने की बड़ी आदत होती है, अगर बच्चा हेयर पुल कर रहा है तो आप उसके भी पुल कीजिए, ताकि उसको ये आइडिया हो कि ये पेनफुल कितना है। मगर ऑफ कोर्स वो उतने जोर से तो नहीं जितना प्रॉपर एक तरीका होता है ना चीजें रियलाइज कराने का, और इसके बच्चों के ये बिहेवियर देख के आपको पेरेंट्स को भी अपने एक्शंस जो हैं वो चेंज करने चाहिए। हिना साहिबा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि हमने कहा कि पैसे वाला जो है वो अगर कोई कत्ल भी कर रहा है पैसे की बुनियाद पर वो निकल रहा है, कानून कहाँ स्टैंड करता है? कानून तो सबके लिए कहा जाता है एक ही, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन हकीकत क्या है कि जो हर शोबे में है, हर मुल्क कोई कानून ऐसा नहीं कि कंपैरिजन करे। इतने केसेस आए थे, आप लोगों को तो अच्छी तरह पता है कि इतने लोग पैसे की बुनियाद पर निकल गए हैं। यही मैं कह रही थी ना कि जहाँ टाइप्स आप लिख रहे हैं, जहाँ आप स्टेटिस्टिक्स दे रहे हैं, आप कॉजेज दे रहे हैं, आप फिर आगे सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी लिखते हैं ना कि उसका एंड क्या हुआ। बिल्कुल। सो जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इक्वालिटी ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं होगी, आपकी स्विफ्ट जस्टिस सिस्टम नहीं होगा। ये नहीं कि एक केस हो गया और साल बंदा अंडर ट्रायल ही सड़ता रह गया, वही मर गया। सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट होनी चाहिए कि आज मैं ये चीज़ करूंगा ना तो मुझे इसकी सज़ा मिलेगी, और सज़ा ये। लेकिन हिना साहिबा, कोई आपसे रब्ता करता है, कानून की तरफ आता है, वो तो दिल में ये तमाम उम्मीदें लेकर आता है ना कि मुझे इंसाफ यहीं से मिलना है। हाँ, इंसाफ का भी कॉन्सेप्ट हर बंदे का फ़र्क है ना। एक ज़माने में होता था कि जी मेरिट पे फैसले हो जाए, तो मैं हंसती होती थी, मैंने कहा ठीक है, मैं जा रही हूँ ना अदालत के सामने, मेरी तो ख्वाहिश है मेरिट पे हो जाए, जो दूसरी पार्टी है उसकी तो ख्वाहिश नहीं है ना कि मेरिट पे हो जाए, जिसने 2 नंबरी कोई की हुई है बीच में। सो इंसाफ का कॉन्सेप्ट भी फ़र्क है। अभी मुझे एक साहब ने कहा कि जी हमारा केस लगा हुआ है तो आप देख दें, तो मैंने कहा मैं तो इस तरह नहीं करती, तो कहते हैं कितने लगेंगे। अच्छा, तो अब तो ये जब आप कहना शुरू कर दें तो फिर इंसाफ कहाँ रहेगा? इंसाफ तो वो होगा ना जब आप, मैं और जो बेचारा नीचे गामा है, जो माजा है, सब एक ही उस पे तोले जाएंगे। लेकिन वो जब दिन आएगा तब देखेंगे, तब तक लेकिन ये है कि अगर मीनवाइल गवर्नमेंट और हम एज इंडिविजुअल्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, कम्युनिटी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, माँ बाप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हजरत सालेह, बिल्कुल हजरत सालेह और ऊँटनी का वाकया तो पता है ना। तो जब खंजर तो एक शख्स ने चलाया ना, छुरा तो ऊँटनी पे, सजा तो सबको मिली ना जिन्होंने अबेट किया था। तो जो कोई गलत फेल को, किसी ऑफेंस को अबेट करता है, उसके साथ कॉमन इंटेंशन में शामिल होते हैं, सबको आप सजा सब बराबर के हकदार है। हिना साहिबा, फिर मुझे ये बता दीजिएगा, वक्त हमारे पास बहुत कम है, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है ना, तो फिर जंग खत्म होगा अगर यही हमारे यहाँ जंगल का कानून इसको कह देना, जिसके पास पैसा है वो निकल गया, वो चाहे जो मर्जी कर ले, अमीर की यहाँ पर जिंदगी है, गरीब की कोई दाद रसी नहीं है, गरीब के लिए कुछ नहीं है, ये चीज़ों का खात्मा नहीं हो सकता? बाज़ दफ़ा तो गरीब की दाद रसी भी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर जहाँ कंपाउंडेबल ऑफेंस होंगे और किसी के पास पैसा ज़्यादा होगा, वहाँ जल्दी कंपाउंड हो जाएगा। मैं ये बता दूं, कंपाउंड क़िसास और दियत कुरान में है, ये अच्छी चीज़ होती है, ये क्राइम को रोकने के लिए होता है ताकि आगे अदर क्राइम ना हो। लेकिन जब
जिसके पास पैसा ज़्यादा है वहाँ जाहिर बात है ज़रा चलिए जी, हम इसको वाइंड अप टॉपिक को ऐसे करेंगे कि तरबियत पर बच्चों की ज़रूर गौर कीजिए, अपने घर पे ज़रूर देखिए, बच्चों की तरबियत अच्छी होगी तो इस तरह की माशरती बुराइयां जो हैं वो खुद ब खुद कम हो जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।